हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। दोस्त, इसके पहले मैं 7 लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी से अपलोड कर चुका हूं। मैंने ये भी बोल रखा है कि तुरंत आने वाले दिनों में मैं लाइव आऊंगा। लाइव के सारे अरेंजमेंट हो चुकी हैं, बट मैं सोच रहा हूं कि अभी बच्चों का कुछ विद्यालयों में और कुछ स्कूल्स में अभी चल रहा है फर्स्ट टर्म एग्जाम, और वो फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाने दिया जाए तो एक फ्रेश नया चैप्टर से ही मैं लाइव आऊं ताकि आप सबों को इसका पूर्ण लाभ हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेक्चर 8 लेके आया हूं। एक खतरनाक वीडियो है। खतरनाक मतलब देखते हैं कैसा, इसमें क्या देखने वाले। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। अरे बाप, ये कौन है? ये तो ऐसा ही फील दे रहा है जैसे कि नहीं होता वो स्ट्रिंग पी के लाल कलर का वो होता है पेट्रोल जैसा, पी लेता है करने लगता है, लाने लगेगा। है कि नहीं? देखा है कभी? देखा है सर। और उससे बैटरी भी चार्ज कर लेता है कार का। वाटर टेक्निक। ये वैसे ही भाई साहब का स्ट्रिंग पी लिया सर। नहीं, स्ट्रिंग नहीं पिए हैं, ये तो ससुरे करेंट छू दिया है वे। करेंट छू दिया है, और करेंट छू दिया जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा जो है ना स्ट्रिंग वाला एनर्जी इसको मिल गया। तो करंट छूने से एनर्जी मिलती है, छू मत देना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, कोई काम करने के लायक नहीं रह जाओगे, भर जाओगे एनर्जी से। तो ऐसा ही कुछ इफेक्ट करंट दिखाता है, जैसा यहाँ पे भाई साहब पे इफेक्ट दिखाया है। तो आज मैं एक्चुअली इफेक्ट ही पढ़ाने वाला हूँ कि करंट का इफेक्ट क्या होता है। तो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? करंट का इफेक्ट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स डिस्कस फर्स्ट इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग। तो सबसे पहला जो करंट का इफेक्ट होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट। मतलब करंट जब किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो कंडक्टर को गर्म कर देता है। और क्या रीजन सर? और क्या चीज होती है? दूसरा इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब करंट जब अपने अगल बगल से गुजरता है तो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा हमारा होता है केमिकल इफेक्ट। ये केमिकल इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह बैटरी के अंदर जो आप देखते हैं कैथोड एनोड का जनरेशन जो होता है वो करंट का केमिकल इफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये 3 इफेक्ट आपको पढ़ना है। ये दूसरा नंबर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, एक चैप्टर भी आपको 10th क्लास में पढ़ना है और जल्दी मैं इसको पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं हीटिंग इफेक्ट बताने वाला हूं आपको कि आखिर करंट हीटिंग इफेक्ट जनरेट क्यों करता है, और जब हीटिंग इफेक्ट करता है तो कितना हीट जनरेट करता है, और उस हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीजें भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्त, मैं बात करता हूँ हीटिंग इफेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूँ? हीटिंग इफेक्ट की। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टीवी आप देख रहे हैं साहब, अगर टीवी को बहुत देर तक चलाया जाए तो आप भी जानते हैं अच्छे से टीवी गर्म हो जाती है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये आयरन है जिससे आप कपड़े को सीधा करते हैं, और इसमें तो मेन काम ही होता है, अगर हीटिंग इफेक्ट ना हो तो आप कपड़ा को आयरन कर ही नहीं पाओगे। और ये बल्ब को भी थोड़ी देर जला के रख देना और उसके बाद टच करना, वहां पे भी आपको महसूस हो जाएगा कि बल्ब भी हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। तो चाहे कोई भी अप्लायंस हो, दे शो हीटिंग इफेक्ट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू देम। तो रीजन क्या है सर? आखिर क्यों कोई भी इंस्ट्रूमेंट हिट कर जा रहा है जब थोड़ी देर तक उससे करंट को फ्लो कराया जा रहा है? तो वही मैं आज बताने वाला हूं। ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिससे अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, दीज आर एटम्स। और ये एटम्स का खास बात ये है कि ये एटम स्टैटिक कंडीशन में नहीं होते हैं, ये हमेशा आगे, ये पहला आपको लेक्चर देखा होगा आपने, उसमें मैंने बता रखा है कि क्या होता है इसके अंदर। ये सारे एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं। सो एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और इन्हीं एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन आइसोलेट होके आयोनाइज करके बाहर निकल गए हैं, और उन्हीं को मैं फ्री इलेक्ट्रॉन नाम देता हूं। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, इनका कोई खास डायरेक्शन नहीं है मोशन का। अभी ये सारे जिधर उधर मोशन करते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे।
बट मैं क्या करूंगा, एक इनको बैटरी से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। जब मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इनके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ऐसे बोलो इस कंडक्टर के भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, या ऐसे बोलो कि ये प्लस वाला यहां आ जाएगा और ये माइनस वाला यहां और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो माइनस वाले हैं, ये सब यहाँ पे जो प्लस बना हुआ है सब प्लस की ओर जाने लगेंगे। मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉनों का अभी तक मोशन का कोई पाथ डिस्क्राइब नहीं था, अब वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में और एक डेफिनेट वे में मोशन करने लगेंगे। ये देखिए इनके पास एक खास डायरेक्शन होगा, सारे उस साइड जाने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल में बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे इन पे फोर्स भी बढ़ेगा, जिनके कारण से इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, जैसे सपोज कर लो तुम क्लासरूम में बैठे हुए हो 100 बच्चे, और मैंने उसमें एक छोटा सा सांप छोड़ दिया, भागोगे कि नहीं भागोगे? सारे भगदड़ मच जाएगा, अरे भागो है भागो, कोई नहीं देखेगा कि आगे कौन है, धड़ाक धड़ाक एक दूसरा लड़ लड़ के भागे की कोशिश करने लगेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, हमारे अंदर एनर्जी आ गई सांप बाबा को देख के, तो हम लोग भागने लगेंगे, और जब भागेंगे तो सामने वाले से लड़ेंगे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से कोलिजन होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ेंगे, टकराएंगे, और जब हमने के 2-4 साली आदमी से टकरा जाएगा ना, ये क्या है, एनर्जी रिलीज हो गया, थक गए। ऐसा केवल आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। सो कोलिजन के कारण से हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, हमारा काइनेटिक एनर्जी थोड़ा घटेगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल एनर्जी तो घटता नहीं है सर। अकॉर्डिंग टू रूल एनर्जी तो घटता नहीं है। तो जब एनर्जी घटता नहीं है सर तो क्या करेंगे? आखिर वो एनर्जी गया कहाँ जो लॉस हुआ? जो एनर्जी लॉस हुआ ना मेरे भाई, वो कहाँ गया? जरा आप सोचो कि वो एनर्जी जो अभी अभी मैंने आपको बोला कि ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, एनर्जी का नाश नहीं होता है, एनर्जी नादर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, ना ही आप उसको कभी क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही आप उसका विनाश कर सकते हैं। तो फिर ये लॉस होके गया कहाँ? जी हाँ, यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमारे सिस्टम के अंदर देखिए। But according to the law of conservation of energy, energy cannot be destroyed. Hence, this loss is kinetic energy is converted into heat energy. आपको लगा ना कि हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी घट गया। पहले काइनेटिक एनर्जी 10 जूल था, अब काइनेटिक एनर्जी 7 जूल हो गया। तो ये 3 जूल कहाँ गया? यही 3 जूल आपका हीटिंग एलिमेंट के अंदर चला गया और हमारा हीट एनर्जी के रूप में बाहर आया, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम, हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा अप्लायंस हीट एनर्जी रिलीज करता है और हमें लगता है कि वो गर्म हो गया। समझ रहे बात को? एक्चुअली जो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, इसके कारण से होता है। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया कि पहले तो हमने उसको पोटेंशियल दिया, पोटेंशियल की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज किया, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फिर कोलिजन हुआ और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। वहीं जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ओके, वेरी गुड, मुझे तो मालूम चल गया सर। क्या है बाबा जी प्रणाम। हु इज दिस मैन? ओल्ड मैन जो बड़ा काम के आदमी थे ये भाई साहब, जो बड़े काम के आदमी थे। उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या लॉ दिया मैं आपको वो बताना चाहूंगा। इन्होंने बोला, जो भी बोला मैं बताता हूं आपको। हीट प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इन्होंने बताया कि किसी कंडक्टर में हीट को जब आप प्रोड्यूस करोगे, किसी कंडक्टर में जब आप हीट को प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा? पहली बात कि जो करंट आप एलिमेंट से पास करा रहे हैं उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा करंट पास कराओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सेकंड, रेसिस्टेंस जितना ज्यादा कंडक्टर का होगा, जैसे एक लोहा है और एक सिल्वर है, किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा? तो आप कहोगे कि सर लोहे में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो कंडक्टर में तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट। तो एक लोहे के कंडक्टर में और एक सिल्वर के कंडक्टर में, लोहे के कंडक्टर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, और सिल्वर में रेसिस्टेंस कम होने की वजह से वहां पर आपका जो है हीट एनर्जी कम क्रिएट होगा।
और तीसरा ये भी डिपेंड करता है कि कितना देर तक आप टीवी चलाते हैं, कितना देर तक आप आयरन जलाते हैं, कितना देर तक आप बल्ब जलाते हैं। जितना देर तक आप करंट पास कराइएगा सिस्टम से, उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी आपको रिलीज होते हुए दिखेगा। सो 3 चीजों पर डिपेंड करता है हीट एनर्जी, पहला करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। देखो ना, मैं कुछ और बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट ले लिया हूँ। इस सर्किट में मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, जैसे आई, क्यू और टी। आई इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। इन तीनों में अगर मैं रिलेशन स्टेब्लिश करने की बात करूं तो कूलम भाई साहब ने हमें बता रखा है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये कूलम के हिसाब से है। अब तिरछा तिरछी गुना करो जरा तो Q इक्वल टू IT मिल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। एक सर्किट और लेता हूं मैं, एक सर्किट और लेता हूं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिया एक बैटरी कनेक्ट किया, उससे आई करंट फ्लो करने लगा और आर है। तो वी, आई और आर में ये ओम्स ने बताया था, क्या बताया था ओम भाई साहब ने कि वी इक्वल टू आई आर। तो मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। सो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, क्यू इक्वल टू आई टी, वी इक्वल टू आई इंटू आर। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको पढ़ाया हुआ मैंने। एक वोल्टेज वी से मैंने कनेक्ट किया, चार्ज क्यू होने लगा, वर्क डन हुआ। तो डब्ल्यू, क्यू और वी में रिलेशन, ये भी आप लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू वोल्ट। मैंने बताया था कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो भाई इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तिरछा से मल्टीप्लाई करो, सो W इक्वल टू V इंटू क्यू। दोस्त, V का भी वैल्यू आपको मालूम है और इस Q का भी वैल्यू आपको मालूम है। इन दोनों वैल्यू को आप यहां रखो। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन थर्ड, सो W इज इक्वल टू V के जगह पे आई आर, Q के जगह पे आई टी, मैंने दोनों पुट किया। I और I मिलके हो गए I का क्या स्क्वायर, I और I मिलके क्या हो गए I का स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एंड दिस वर्क, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्क, हीट, एनर्जी तीनों सेम चीजें होती हैं। तो ये वर्क जो I इक्वल टू आर टी है, मैं बोल सकता हूं कि यही हमारा आई स्क्वायर टी हीट भी हो जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ हीट इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर इंटू टी। और अभी तो आपने देखा कि हीट प्रोड्यूस्ड, जो आपने 3 बातें लिखी, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फर्स्ट इज करेक्ट। हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सेकंड थिंग इज करेक्ट। एंड हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट। तो ये था जूल्स लॉ और ये था जूल्स लॉ का प्रूफ। तो ये जूल्स लॉ का प्रूफ था, आप इसको खूब सुंदर तरीके से आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ब्रेन टीजर, कुछ बातें जो हम लोग जो हमारे दिमाग को हिला देंगी। विच आउट ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर जूल्स लॉ? क्या दिमाग को हिलाएगी? जूल्स लॉ तो इतना बढ़िया से पढ़ लिए हैं। कुछ सवाल है, जैसे इन तीनों में H बराबर वी आई टी, H बराबर वी टी बाई आर, H इक्वल टू वी बाई आर इंटू टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो ना, ऐसा है कि कौन सा लग रहा है आपको? ये तीनों, मुझे तो ये तीनों लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है सर, क्योंकि आपको याद होगा मैंने, चलो ना मैं इसको बता ही देता हूं तुमको और अच्छे से, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, H जो है आई स्क्वायर आर टी, ये तो पहले जूल ने बताया था, तो आप आंख बंद करके इसको कर सकते हो, नो डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सर क्या मैं इसको H बराबर आई आर इंटू आई टी लिख दूंगा और इस आई आर को मैं लिख सकता हूं क्या वी आई टी? सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, वी आई टी। सेकेंड, आई इक्वल टू H इक्वल टू वी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। So it becomes V square by R into T. So this one is correct. V square by R into T. Again, ये तो आप जानते ही हो, तो ये भी हमारा है। बट ये V by R into T, V by R into T, V by R is I and into T. So this is the formula of Q, not H. This is the formula of Q, not H. So आप याद रखिएगा, हमारा बेसिकली मेन विच आउट ऑफ दिस राइट आंसर फॉर जूल्स लॉ, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट इसी के ये फॉर्म, ये तीनों भी हैं, ये नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, एक्सप्लेन हुआ? जी हाँ सर। ओके दोस्तों, ये तीनों थे हमारे। नेक्स्ट, ओके, बल्ब के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब तो सबने घर में देखी होगी, ऐसा ही कुछ होता होगा। हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है, सबके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब।
बट ये वाला बल्ब सर नहीं है, ये वाला बल्ब तो खत्म हो चुका है, 100 वाट का होता है, और हमारे यहाँ जो बल्ब है एलईडी वो 9 वाट का होता है। तो इसके जगह पे मैं 11 वो बल्ब जला सकता हूँ, तो मैं इसको क्यों जलाऊं? कोई बात नहीं, ना जलाना, मैं बस पढ़ा देता हूँ तुमको। ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा जो चीज है, ये फिलामेंट है जो टंगस्टन का बना होता है। सवाल आता है कि आप इसको टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? सवाल आता है कि आप इसको टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, क्यों बनाता हूँ, इसका रीजन, पहला रीजन कि टंगस्टन का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, टंगस्टन का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप इससे बढ़िया लाइट चाहते हो तो कम से कम इसको 3000 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको गर्म करना पड़ेगा, अप्रोक्स 3000। तो सीधी सी बात है, मुझे ऐसा एलिमेंट भीतर रखना होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 से ज्यादा हो। तो पता है कितनी होता है इसका? 3380 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं, बट इसका एग्जैक्ट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे फिलामेंट का। ये दूसरा। और हमारा ये देखो, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, ये क्या कर रहा है कि ये बीच में जो बल्ब के भीतर जो गैस भरा रहता है वो या तो नाइट्रोजन होता है या फिर आर्गन होता है, क्योंकि ये केमिकली बहुत ना के बराबर एक्टिव होती हैं। किसी के साथ ये रिएक्टेंट नहीं होती, किसी के साथ ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण से हम बल्ब के भीतर या तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम इस्तेमाल करते हैं आर्गन का। तो दो आंसर मिल गया आपको ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहला कि बल्ब के भीतर कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और आर्गन। दूसरा सवाल कि हम लोग बल्ब के भीतर फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हम लोग चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंसर इज टंगस्टन। वाई, ये 2 नंबर या 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि हम लोग टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसके 2 रीजन है। एक तो उसका हाई रेसिस्टेंस है, दूसरा उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये दोनों चीजें ही रिमार्केबल है और आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों। ये देखो, ऐसा क्यों होता है कि हम इसके भीतर ये जलाते हैं, ये नाइट्रोजन और आर्गन ही रखते हैं। देखो, मैंने ये फिलामेंट जो रखा है, मैंने जब इसको करंट पास कराया तो ये जलने लगा। जब जलेगा तो इसके अंदर जो होगा हीट क्रिएट होगा, और जब हीट क्रिएट होगा ना तो दूसरा गैस होगा ना, तो उसके कारण से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगेगी। बट इनमें क्योंकि ये इनएक्टिव है इसलिए इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन वी यूज नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर हीटिंग इफेक्ट का रीजन क्या है, उसका यूज क्या है? कुछ फायदे भी होंगे ना इससे। हाँ, सबसे पहला तो फायदा इलेक्ट्रिक आयरन में दिखता है आपको। इलेक्ट्रिक आयरन जब एक बार गर्म हो जाता है तो कपड़ा पूरा इस्त्री करने लगता है, मजा आता है। सो पहला यूज हमारा होता है इलेक्ट्रिक आयरन। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर भी कौन कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ा मैकेनिज्म इसका समझते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रिक आयरन है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जैसे वो समझो पहले। ये देखो, ये जो होता है ना कॉइल ऑफ हाई रेसिस्टेंस, यहाँ पे हम एक हाई रेसिस्टेंस का कॉइल जोड़े होते हैं। हाई रेसिस्टेंस का कॉइल क्यों होता है? क्योंकि हाई रेसिस्टेंस रहेगा, आर ज्यादा रहेगा। तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्त कि H जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा हमारा हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने का रीजन यहाँ है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके दोस्त, ये आपका कॉइल ऑफ आयरन। अब देखो, ये कवर्ड होती है इंसुलेटेड मिका शीट से। कौन? ये यहाँ पे देखो, इसके कोयल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर क्या देखिएगा कि एक मिका का शीट होता है। और ये क्यों है मिका का शीट? बिकॉज मिका इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हीट का वो बैड नहीं होता, वो कंडक्टर होता है हीट का। हीट को पास कराता है लेकिन करंट को नहीं। सर, हीट को पास कराता है, करंट को नहीं। एकमात्र ऐसा है एलिमेंट, एकमात्र ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है मिका जो हीट को मतलब पास कराएगा बट करंट को नहीं कराएगा। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ करंट होने लगे तो फिर तू आयरन करिए ना, फिर दंदना के फिर पहले का फोटो देखला ना, शॉकिंग वैसे कुछ होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग मिका का इंसुलेटेड शीट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द मेटल एंड thus प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। वही बात जो मैंने बोली है वही है। ओके, ये देखो नीचे वाला हेवी मेटालिक ब्लॉक, ये हेवी मेटल ब्लॉक होता है ना। और यहाँ पर जो है एक वायर जो यहीं से प्लग जाकर हुई, जो यहाँ से भेजेगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे देखो भाई, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल इट गेट्स हीटेड। ये देखो, ये हमको दिखाई नहीं देता, अंदर है, इसके ऊपर मिका के शीट से कंडक्टर ढका रहता ही है। अभी देखो जो है ना, कॉइल जो हो गया ना, ये अब गर्म हो गया। गर्म होगा तो नीचे पेंदी गर्म होगा और खूब बढ़िया से आप आयरन कर पाओगे। समझ गए बात को? सो अब जो हमारा तीसरा यूज है इलेक्ट्रिक फ्यूज को लेके है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी आप लोग देखे होंगे घर में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत अहम किरदार निभाता है
An electric fuse protects circuits and appliances by stopping the flow of excess current. कभी कभी क्या होता है ना कि घर में एक्सेस करंट आ जाता है और टीवी को चाहिए 10 एम्पियर, हमारे घर में आ गया 20 एम्पियर, तो टीवी को तो जला ही देगा ना। आइए ना कुछ एग्जांपल से देखते हैं, कुछ फोटो से देखते हैं, कुछ मजेदार चीजों से देखते हैं। ये देखो मेन फ्यूज है और ये बना होता है एक्चुअली पोर्सिलिन का। ये पोर्सिलिन जिसको चीनी मिट्टी जैसा होता है आगे की तरफ, इसके छोटे फॉर्म भी होते हैं जो बोर्ड में लगे होते हैं, बट मैं इससे समझाना चाहता हूँ। ये एक फ्यूज है जो पोर्सिलिन बॉडी का बना हुआ होता है, इसके बीच में एक तार लगा रहता है। देखो ये तार ज्वाइंट है ना। मैं काम करता हूँ, ये जो आपका जो वायर है एक्चुअली या तो ये लेड का होगा नहीं तो टीन का होगा। लेड और टीन का क्यों होता है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये जल्दी गल जाएंगे और करंट ब्लॉक कर जाएगा, जिसके कारण से करंट आगे नहीं जा पाएगा। इसका यूज भी देखो कितना बढ़िया से मैं समझाऊंगा। ये देखो हाई वोल्टेज मेन सप्लाई है और मेन सप्लाई के बाद यहाँ पर हमारा टीवी है। हमने क्या किया कि मेन सप्लाई से टीवी को कनेक्ट कर दिया, बट बीच में मैंने एक फ्यूज लगा रखा है। क्यों लगा रखा है फ्यूज, उसी का मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। दोस्त देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने करंट देना शुरू किया। देखो मैं करंट देना शुरू करूंगा। डोमेस्टिक वोल्टेज एक्चुअली हम लोग घर में जो वोल्टेज यूज करते हैं दैट इज 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। अभी हम वहां से देना शुरू करते हैं। देखो 230 वोल्ट सप्लाई आओ, देखो टीवी चलने लगेगा। देखो ये हमारे सलमान खान है, सलमान खान हमारे मूव करने लगे। क्या भैया हेलो, हाथ तो मिला लो, बेहुदा नहीं मिलाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। अभी खूब बढ़िया से मूवी देख रहे हैं हम लोग, खूब बढ़िया से मूवी देख रहे हैं, है ना। अभी देखो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अचानक से। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या? वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। जब अचानक से ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज मजबूत है, फ्यूज नहीं होता तो देखा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ये क्या था? या तो फ्यूज का तार हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, लो मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दिया है, या फ्यूज नहीं लगाया है मैंने, तो तुरंत का हाई वोल्टेज आएगा और टीवी को जैसे जला दिया वैसे जल जाएगा। अब देखो सलमान खान को फोटो खींचो इनका, देखो। अब देखो जब हम फ्यूज लगा देते हो तो क्या होता है, जल गया। जब फ्यूज होता है और मेल्टिंग पॉइंट ठीक होता है तो ये करंट तो आया, बट यहाँ आके जैसे ही इस तार से जाने लगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये जल गया। और ये जल जाएगा ना तो ये करंट आगे जाए नहीं करेगा। जब करंट आगे जाएगा नहीं तो टीवी हमारा सेफ है, बचा हुआ है। तो फ्यूज यही करता है, हाई वोल्टेज से हमारे घर में यूज होने वाले सारे एप्लायंस को बचा लेता है और ये हमारा फ्यूज का काम है। द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस आर स्टेटेड एट 1 2 3 4 5 10 एम्पियर। ये सारे उनके फ्यूज के मापदंड है, ये फ्यूज आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, why are the coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? सवाल है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर आयरन का जो हमारा कॉइल होता है उसको हम लोग प्योर मेटल का ना बना के एलॉय का क्यों बनाते हैं? दूसरा सवाल उसी को, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन, गीजर एंड इटीसी। मतलब ये बोल रहा है आपको एकदम खास तौर पे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि सर आयरन में, गीजर में कॉइल जो होता है किस वायर का बना होता है? तो आपका आंसर हो गया नाइक्रोम का। गीजर हो या फिर आयरन हो या फिर आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर हो, इन सब में जो कॉइल होते हैं वो आपके बने होते हैं नाइक्रोम के। रिमेंबर दिस। एंड नाइक्रोम जो है आपका एलॉय है, कोई आपका प्योर मेटल या नॉन कंडक्टर कुछ नहीं है। ये एलॉय है जो किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ होता है, नाइक्रोम। अब देखो सवाल है ऐसा क्यों बना होता है, इसके रीजन है दोस्त, वो रीजन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। Coils of electric toaster and irons are made of alloys rather than pure metal because इसके 3 रीजन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला, resistivity of alloy is higher than pure metal। इसकी एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है ज्यादा होती है, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। Alloys have higher melting point and so they don't melt easily। कितना भी हीट प्रोड्यूस कर लीजिए वो जल्दी गलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। एंड द थर्ड वन, alloys do not oxidize at high temperature and thus can be kept red hot। उसको कितना भी गर्म होने दीजिए वो जल्दी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है नहीं कर पाता है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। यही कारण है कि हम ज्यादातर एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं बिहाफ ऑफ प्योर मेटल, और ये हमारा इसका रीजन है। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does the cord on electric heater not glow while the heating element does?
कह रहा है कि हीटर है, हीटर के अंदर का कॉर्ड जो है नहीं करता है, बट उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है, वो चमकता है, ऐसा कहा है। उसका रीजन पढ़ो। द हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ एलोए। जो हीटिंग एलिमेंट है वो एलोए के बने होते हैं, और अभी आंसर मिला नाइक्रोम का बना होता है, विच इज वेरी हाई रेसिस्टेंस। और वेरी हाई रेसिस्टेंस के कारण से इनमें जब करंट फ्लो करता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और लाल होकर ग्लो करने लगते हैं। वहीं पर हमारा जो कॉर्ड है यूजुअली मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉपर एंड सो हैज लो रेसिस्टेंस। और कॉपर का होता है बहुत कम रेसिस्टेंस इन कंपैरिजन टू एलोएज। Thus, for the same current, the cord does not become so hot. रेसिस्टेंस कम है तो ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, और ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा तो वो ग्लो भी नहीं कर पाएगा। तो ये इसका एक बढ़िया सा उसका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओ माय गॉड। सो द वीडियो इज ओवर। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या आज की वीडियो से आपको फायदा हुआ? क्या आप अगले वीडियो का इंतजार करते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है ना। और जरूर मैं फिर से वादा करता हूँ, तुरंत ही मैं लाइव का वो कर रहा हूँ। लाइव की सारी सिस्टम तैयार है, सारी चीजें ओके हैं, बट थोड़ा पीटी का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों का टर्म एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि टर्म एग्जाम आप दे लें और फिर नया फ्रेश सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन वाली चीजों को मैं ऑनलाइन लाइव आपके साथ जुड़ के पढ़ा सकूं। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।